Students, in some of the earlier videos, we have discussed the green revolution topic. Now, we are going to discuss the debate about subsidies. मतलब सरकार जैसे अभी हम लोग को एलपीजी सिलेंडर बहुत सारे लोगों को मिलता है, तो मान लीजिए मार्केट प्राइस अगर 1000 रुपीज़ है तो हमसे 800 रुपया दिया जाता है, अगर मार्केट प्राइस 800 रुपया तो हमसे 600 दिया जाता है, ऐसा कुछ है। जैसे हम लोग राशन दुकान में चावल खरीदने जाते हैं तो कुछ लोगों को 2 रुपये में मिलता है 1 किलो चावल, जबकि मार्केट में उसका प्राइस 25 रुपया है या 30 रुपया है। तो कम दाम में चीज़ें क्यों दी जाती है? उस तरह से खेती में भी फार्मर्स को मान लीजिए मार्केट में फर्टिलाइजर्स का रेट है 15 रुपये किलो, लेकिन फार्मर्स को सरकार 2 रुपये किलो दे रही है। HYV सीड्स मार्केट में 50 रुपये केजी, लेकिन किसानों को 5 रुपये केजी या 1 रुपये केजी दिया जाता है। पेस्टिसाइड्स का हाफ केजी का पैकेट मार्केट में 25 रुपये बिक रहा, लेकिन गवर्नमेंट उसको 5 रुपये में या 1 रुपये में दे रही है। तो ये जो कम प्राइसेस में देना सब्सिडी कहलाता है, बाकी पैसा गवर्नमेंट पे कर सकती है। तो ये जो सब्सिडीज़ है उसके ऊपर हम लोग डिबेट करने जा रहे हैं। द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर इज एट प्रेजेंट अ हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन। वर्तमान समय में हर हमेशा से ही ये जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये एक बहुचर्चित विषय रहा है, क्वेश्चन रहा है। It is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of the new HYV technology by farmers in general and small farmers in particular। मतलब साधारणतः इस बात पे सहमति जताई जाती है कि जरूरी था, इट वॉज नेसेसरी, बहुत जरूरी था टू यूज सब्सिडी देना, टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव, जो एक इंसेंटिव के रूप में काम करे। किसके लिए? फार्मर्स इन जनरल एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए, छोटे किसानों के लिए। क्यों? टू प्रोवाइड फॉर एडॉप्शन ऑफ, जिससे कि किसान लागू कर ले, स्वीकार कर ले न्यू HYV टेक्नोलॉजी। यानी अगर उसको अपनी भाषा में कहे तो जो सरकार के द्वारा उस समय न्यू HYV टेक्नोलॉजी लाई गई थी, जिसमें और भारतीय पारंपरिक होते, ट्रेडिशन होते, जो काम करते आ रहे होते उसी काम पे वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये जो नई सुविधाएं बाजार में लाई, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनको चीप रेट में किसानों को दे करके किसानों को इसकी तरफ ल्योर किया, और धीरे धीरे इस तरीके से न्यू HYV टेक्नोलॉजी तरीके से खेती करने पर मजबूर किया किसानों को, जो कि सक्सेसफुल रहा। इसके लिए सब्सिडी का सहारा लिया गया। एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की बाय फार्मर्स। और स्वभाव से किसानों को कोई भी नया तरीका एक जोखिम के तरीका है। सब्सिडीज वे देयरफॉर, और इसलिए सब्सिडी नीडेड टू इनकरेज फार्मर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना, टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट करें, प्रयोग में लाएं। सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल, एक बार जब मैंने कुछ अर्थशास्त्रियों का ये विचार है कि एक बार जब वो टेक्नोलॉजी पता चल जाए कि हाँ ये फ़ायदेमंद है, लाभकारी है, एंड इज़ वाइडली अडॉप्टेड, और वो बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी को लोग स्वीकार कर लेते हैं, सब्सिडीज शुड बी फेज्ड आउट सिंस देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड। तो धीरे धीरे सब्सिडी को हटा लेना चाहिए क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। मतलब अगर आप कोई नया तरीका, नया टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ HYV टेक्नोलॉजी किसानों में लागू किए, और लागू करने के समय आपने सब्सिडी प्रोवाइड किया था कि ये धीरे धीरे सारे किसान इसको अडॉप्ट कर ले, और एक बार जब वो सक्सेसफुल हो जाए वो टेक्नोलॉजी, सारे किसान प्रायः यूज़ करने लगे, तो फिर सरकार को धीरे धीरे सब्सिडी वहाँ से हाथ खींच लेना चाहिए। फर्दर, subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefited the fertilizer industry। हाँ, बोल रहे क्या कि सब्सिडीज का मूल मकसद तो होता है किसानों को फ़ायदा पहुंचाना, लेकिन इसका एक फ़ायदा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को भी जाता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री सपोज कीजिए अगर 25 रुपये पर केजी फर्टिलाइज़र बना रही है और किसानों को 3 रुपये करके दिया जा रहा है, तो यानी बाकी का 22 रुपीज़ गवर्नमेंट पे कर रही है फर्टिलाइज़र कंपनी को। And among farmers, the subsidy largely benefits the farmers in the more prosperous regions। हाँ, और किसानों में भी ऐसे किसानों को सब्सिडी का लाभ ज़्यादा मिलता है जो ज़्यादा सुखी संपन्न एरिया से हों या बहुत बड़े किसान ज़्यादा हों। Therefore, इसलिए
It is argued that there is no case for continuing with फर्टिलाइजर सब्सिडीज। इसलिए बहुत सारे विद्वानों का ये तर्क था कि अब धीरे धीरे सरकार को फर्टिलाइजर सब्सिडी से पीछे हट जाना चाहिए था। It does not benefit the target group and it is a huge burden on the government's finances। और सरकार ने धीरे धीरे देखा, या जो सर्वे कमेटी थी उसने देखा कि ये सब्सिडी का लाभ जिस तबके के लिए हम लोगों ने सोचा था उस तबका को ये लाभ ज़्यादातर नहीं मिल पा रहा है, और वो तबका इसका लाभ ले पा रहा है जो ऑलरेडी सुखी संपन्न है, और ये सरकार के वित्तीय खजाने पर एक बहुत बड़ा बर्डन, बोझ की तरह है। तो ये तो हो गया विपक्ष की सब्सिडी धीरे धीरे बाद में हट जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सम बिलीव दैट, कुछ लोगों का ये मानना है, द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विथ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस। नहीं, सरकार को सब्सिडी नहीं हटानी चाहिए, हमेशा सब्सिडी किसानों को देते रहना चाहिए, बिकॉज क्योंकि फार्मिंग इन इंडिया, भारत में खेती करना, कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस, एक बहुत जोखिम भरा व्यवसाय है। मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर, बहुत सारे किसान बहुत गरीब हैं, एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज। और वो बहुत सारे जो किसान गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी पैसा नहीं दे पाएंगे सारे इनपुट्स का मार्केट प्राइस में, यदि सब्सिडी नहीं दिया जाए। एलिमिनेटिंग सब्सिडीज, तो ऐसे में अगर सब्सिडी हटा दिया जाए, विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स, तो अमीर और गरीब किसानों के बीच का भेद बढ़ जाएगा, एंड वायोलेट द गोल ऑफ इक्विटी। तो जो इकोनॉमी का जो एक ऑल टाइम गोल रहा है कि समाज में इक्विटी होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होना चाहिए, उसका वायलेशन होगा, उसका उल्लंघन हो जाएगा। दीज एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट, ऐसे पक्ष रखने वाले महानुभावों का तर्क आर्ग्यू है दैट इफ सब्सिडीज आर लार्जली बेनिफिटिंग द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यदि सब्सिडी ज़्यादा बेनिफिट कर रही है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, उद्योग को, एंड बिग फार्मर्स को, द करेक्ट पॉलिसी इज नॉट टू अबॉलिश सब्सिडीज। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब्सिडी को ही बंद कर दे, बट टू टेक स्टेप्स, हम ऐसे कदम ले टू एंश्योर दैट ओनली द पुअर फार्मर्स एंजॉय द बेनिफिट्स, कि सिर्फ गरीब किसानों को ही ये लाभ मिले, यानी अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना है, सब्सिडी को नहीं हटाना है। Thus, by the late 1960s, Indian agriculture productivity had increased sufficiently to enable the country to be self-sufficient in food grains। तो 1960 के बाद का जो दशक था, यानी 1970 आते आते भारत खेती बाड़ी में इतना ज़्यादा खेती करने, अनाज उपजाने लगा कि एक तरह से भारत सेल्फ सफिशिएंट हो गया। दिस इज एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। ऑन द नेगेटिव साइड, दूसरी तरफ, सम 65% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। जहाँ पहले 75% लोग खेती बाड़ी में थे, अब वो 65%, यानी 10% लोग दूसरे सेक्टर्स में जॉब में चले गए। यानी अभी भी समाज का एक बड़ा तबका 1960s के लास्ट के दौर में 65% पॉपुलेशन करीब खेती बाड़ी में लगे हुए थे, और ये 1990 तक रहा। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट as a nation becomes more prosperous, the proportion of GDP contributed by agriculture as well as the proportion of the population working in the sector declines considerably। मतलब जैसे जैसे एक देश ज़्यादा सुखी संपन्न होता है तो जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र का जो अनुपात है और जो आबादी कृषि क्षेत्र में काम करने लगती है, दोनों ही कम होते जाता है। यानी जितना देश इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उस देश में पॉपुलेशन का हिस्सा धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करना कम कर देगी, और जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। इन इंडिया बिटवीन 1950 एंड 1990, तो 1950-1990 के दौर में भारत में द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। मतलब धीरे धीरे कृषि का जीडीपी में योगदान कम होता गया सकल घरेलू उत्पाद में, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। लेकिन जो कृषि आबादी खेती पर निर्भर कर रही थी वो प्रायः कम नहीं हुआ था। 1950 में 67.5% आबादी खेती पर निर्भर करती थी, तो 64.9% 1990 में। तो सोचिए कितना कम पॉपुलेशन दूसरे सेक्टर में गई। वाई वॉज सच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द
population engaged in agriculture, although agricultural output could have grown with much less people working in the sector. मतलब ऐसा क्यों हुआ कि अभी भी देश की बहुत बड़ी आबादी खेती में लगी हुई थी, हालांकि एग्रीकल्चर आउटपुट हम बढ़ा सकते थे, ज़्यादा कर सकते थे कम लोगों को खेती में लगा करके. The answer is that the industrial sector and the service sector did not absorb the people working in the agriculture sector. मतलब इसका जवाब था ये कि अभी भी औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जो था, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, ये अभी भी इतना ज़्यादा तरक्की नहीं किए थे भारत में कि अपने इस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके और सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर लोगों को जॉब मिल सके. Many economists call this an important failure of our policies followed during 1950 to 1990. मतलब बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन हमारा फेलियर ये रहा कि हम इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को उतना बूस्ट नहीं कर पाए, और इस कारण से करीब 40-50 साल के फेज में हम लोग की एक बड़ी आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड रही. हालांकि हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट भी बढ़ा था, इंडस्ट्रीज भी बढ़े थे, सर्विस सेक्टर भी बढ़े थे, लेकिन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि वो ज़्यादा लोगों को जॉब दे सके. तो इस तरह से हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बारे में 50 से 1990 के दौर के बीच का सारा डिस्कशन ख़त्म कर लिया. इसको आप पढ़िए, अपने बुक से समझिए, इसका नोट्स बनाइए. थैंक यू.